स्वागत है बच्चों एनके क्लासेस में। और आज हम क्लास 12th का एक टॉपिक लेके चलते हैं जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है और इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो है इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। अब हम इसको चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए, ये जो रेड कलर में लाइन खींची हुई है, ये मान लीजिए कि आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब ये वैद्युत बल रेखाएं बनती कैसे हैं? मान लीजिए आपके पास कोई आवेश है Q, ठीक है, कोई बिंदु आवेश है Q प्लस या माइनस, जो भी आप लेना चाहो। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी आवेश हो, उससे चारों तरफ एक बल रेखाएं जो कि काल्पनिक होती हैं निकलती हैं। ठीक है, अगर प्लस प्लस आवेश है तो बाहर की साइड निकलेंगे और माइनस है तो अंदर की साइड, लेकिन आवेश के कारण ही आपकी बल रेखाएं बनती है। तो ये बल रेखाएं वही है। मान लीजिए कि बल रेखाएं में हमने एक क्षेत्रफल, काल्पनिक क्षेत्रफल लिया, ठीक है, और इस क्षेत्रफल के अंदर हमने जो है एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डी ए लिया। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है। फ्लक्स का मतलब ये है कि अगर आप वैद्युत बल रेखाओं के बीच में कोई ऐसी काल्पनिक पृष्ठ की रचना करें और उस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, अब देखिए इसमें ये बल रेखाएं गुजर रही हैं, यहाँ ये गुजर रही हैं, ठीक, तो नंबर ऑफ बल रेखाएं यानी कितनी बल रेखाएं गुजरी हैं, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स यानी फाई ई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्लक्स है वो क्या है। वैद्युत बल रेखाएं और ये आपका पृष्ठ, इसके अंदर से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उसकी माप यानी उसका नंबर ही आपका जो है वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है बच्चों, और वैद्युत बल रेखाएं बनती कैसे है? तो वो आवेश के कारण बनती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका फार्मूला निकालते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो उसके लिए हमने इस पृष्ठ के भीतर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव जिसका मान डी है वो लिया। ठीक, और ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। ठीक है, यहाँ वेक्टर लगा देता हूँ क्योंकि ये एक सदिश राशि है। तो हमने एक वेक्टर डी ए और वेक्टर ई, ये दोनों लिया। ठीक, और इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, कुछ ना कुछ कोण तो होगा ही, इसे हमने थीटा मान लिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप फ्लक्स निकालोगे यानी फाई ई, तो उसका फॉर्मूला जो है वो आपका क्या होने जाना है? वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, यानी इन दोनों वेक्टरों का जो है अदिश गुणन वो आपका फ्लक्स के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम इसे फार्मूले से खोलें तो क्या मान आएगा? जैसे कि आप अब देखिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का मान कैसे निकालते हैं। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं वेक्टरों की गुणा में कि वेक्टर की गुणा किस तरह से की जाती है। तो वेक्टर की गुणा दो प्रकार से होती है, एक में डॉट लगता है जिसको हम बोलते हैं अदिश गुणन। इसका मान कैसे निकालते हैं हम? तो ए बी कॉस थीटा, और अगर इसकी जगह डॉट की जगह आ जाए क्रॉस, तो उसके लिए भी बता देते हैं क्या फॉर्मूला लगेगा? ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं जो हम वेक्टर गुणनफल में पढ़ चुके हैं। तो इसी का उपयोग हम यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे वेक्टर ई और यहाँ पे डॉट लगा है, इसके बाद वेक्टर डी आया। तो ये जब फॉर्मूला हम खोलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ई और इंटू डी ए और इसके साथ में लग जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो एक फार्मूला ये है और इसी को मॉडिफाई करके हमने ये दूसरा फार्मूला तैयार किया। ठीक, अब इसके हम मात्रक की बात करते हैं, यानी इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, अगर वैद्युत फ्लक्स का हमें मात्रक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए फार्मूले से निकालते हैं। ये आपका क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसका मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है बच्चों, न्यूटन प्रति कूलम। ये हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले चैप्टर में किसका मात्रक किस तरह से निकालते हैं। फिर भी थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ
क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अब एफ क्या है, बल, तो बल के लिए न्यूटन, क्यू क्या है, कूलाम, तो इसके लिए कूलाम आ गया। ठीक है बच्चों। और डी क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या लगाएंगे इसमें, मीटर स्क्वायर। तो क्या मात्रक बना इसका, इसका मात्रक बना आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम। ठीक है बच्चों। अगर इसका बीमीय रूप निकालने के लिए कहता है तो बीमीय रूप कैसे निकलेगा, उस पर भी हम प्रकाश डालते हैं। तो बीमीय रूपांतरण कैसे करोगे, तो न्यूटन के लिए क्या आता है बच्चों, एम एल टी की बीमा -2। ठीक है। और मीटर स्क्वायर के लिए क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका एल की बीमा 2। और कूलाम, कूलाम के लिए क्या आता है बच्चों, कूलाम जो के लिए जो फार्मूला होता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, यानी धारा गुना समय। तो धारा के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एम्पियर, और समय के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टाइम यानी टी। ठीक है बच्चों। अब ये जो है ऊपर जाकर किसमें परिवर्तित हो जाएगा, एक साथ लिख देते हैं भाई, एम तो है ही हमारे पास, एल यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा एल की बीमा 3 यानी 3। इसके बाद ए ऊपर गया तो ए की बीमा -1 हो गया, फिर टी ऊपर गया तो टी की बीमा -3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टी नीचे प्लस में है और ऊपर जाते ही आपका जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस में पहले से एक बैठा हुआ था, तो इसलिए जो क्या है टी की बीमा -2 और ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा, टी की बीमा -3। तो इस तरह से हम बीमीय रूप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूला याद है तो इससे आप मात्रक निकाल सकते हो, मात्रक हो गया तो आप इसका बीमीय रूप भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ जो है संबंध बताया था किसमें, वैद्युत फ्लक्स में और आवेश के बीच में। तो क्या बताया, देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी को हमने सूत्र रूप में लिख दिया, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई बड़ा सा क्षेत्रफल है और इसमें से बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, तो उस केस में हम एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, उस काल्पनिक पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो उन्हीं पृष्ठों में से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई बराबर Q/ε0 के समान होता है, बराबर होता है। तो आप इसे नोट करें। हम गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति जानते हैं, यानी ये फार्मूला जो है जो अभी आपने देखा था, फाई इज इक्वल टू Q/ε0, ये फार्मूला कैसे बना। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक बिंदु आवेश लेते हैं, ओ बिंदु पर हमने एक प्लस क्यू आवेश लिया, ठीक, और इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया, और इस पी बिंदु पर हम मान के चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई होगी। ठीक है बच्चों, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। तो गॉस की प्रमेय के सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस बिंदु पर हमें निकालना है वैद्युत फ्लक्स, तो हम उसके परिते एक डैश डैश गोला सा बना देते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है बच्चों। और इस पृष्ठ पर हमने एक क्षेत्रफल अवयव डी ए लिया, ठीक, जिसकी डायरेक्शन ई के डायरेक्शन के समांतर है, यानी वेक्टर ई जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डी ए है। ठीक, दोनों लाइन समांतर है तो कोण कितना बनेगा इन दोनों के बीच, 0। ठीक है बच्चों। अब देखिए, हमने इसके पृष्ठ पर ही क्यों लिया, आप इस बिंदु पर भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे। तो देखिए, कहीं पर इसके पृष्ठ पर आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी बिंदु ले लीजिए, तो उन दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी, समांतर। ठीक है, यानी पृष्ठ पर जो वेक्टर ई है वो पृष्ठ के लंबवत जाएगा, इसी तरह से क्षेत्रफल अवयव डी है तो इसका वेक्टर भी पृष्ठ के लंबवत ही जाएगा। तो लंबवत का अर्थ है बिल्कुल 90 डिग्री कोण पर, तो चाहे आप यहाँ लीजिए वहां भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ लीजिए यहाँ भी आपका 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ये समांतर जाएंगी लाइनें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति के लिए। तो हम पहले मान के चलते हैं जो हमारे पास फार्मूला है, नाउ हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला आया था हमारे पास,
उसका प्रयोग करेंगे हम। बैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है बच्चों, अब इसे हम सदिश का अदिश गुणन कहते हैं, यानी वेक्टर लगा है तो ये दोनों सदिश हैं और डॉट लगा है तो अदिश गुणन कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, इसे हम खोलेंगे फार्मूले से। तो ये आपका खुलेगा वेक्टर ई, सॉरी वेक्टर नहीं आने का, केवल ई आएगा। तो ई इंटू डी ए और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये कहाँ से आया, तो आपने वेक्टर का गुणनफल पढ़ा होगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए वेक्टर ए है और डॉट वेक्टर बी लगा दिया, तो हमारे पास फार्मूले रूप में ए बी कॉस थीटा प्राप्त होता था। इसी तरह से अगर हम बात करें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये क्या खुलेगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये सब हम 11वीं क्लास में पहले से ही जानते हैं, पहले से ही हम पढ़ चुके हैं इसे। तो थोड़ा सा इसको हम रिवाइज करवा देते हैं। अब डॉट का मतलब है अदिश गुणन और क्रॉस का मतलब है सदिश गुणन। तो जब सदिश गुणन आएगा तब हमें साइन लगाना है और इसके साथ में एक यूनिट वेक्टर एन भी लग जाता है। अगर डॉट आता है तो ये अदिश गुणन है, तो ये आपका केवल ए बी कॉस थीटा होगा। तो देखिए यहाँ पर डॉट है, इसलिए हमने इसको इस रूप में खोल दिया। ठीक, अब बात करते हैं थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो जरा यहाँ पे 0 रखिए और फिर इसका मान निकालते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा आपका ई डी ए और कॉस 0, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो इसे 1 के बराबर रख दीजिए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, ई डी ए और 1 की गुणा करेंगे तो आपके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। ठीक, अब हम बात करते हैं इस ई का मान क्या रखा जाए। ठीक है, तो ई का मान रखने के लिए क्या करेंगे, अब एक चीज और समझिए इसमें, ये जो फाई ई निकाला वो हमने किसके लिए निकाला, डी ए के लिए, डी ए के लिए। अगर हमें पूरा प्रश्न लेना पड़ जाए पूरा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक चिन्ह लग जाता है ई और यहाँ लग जाएगा, क्योंकि ई कांस्टेंट है तो ये तो हमारा बाहर आ गया और यहाँ हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन डी ए, यानी समाकलन ऑफ डी ए। ठीक है, आप इसे ए भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि छोटे से क्षेत्रफल का हमें पूरा लेना है, तो इसके लिए आप स्मॉल से बड़ा करना है, तो इसके लिए आप इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये किसके लिए है, तो ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए है। मैं यहाँ लिख देता हूँ संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो फाई ई का मान होगा वो ई और इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा। ठीक, अब इस तरह इसका मान रख के देखते हैं क्या आता है। फाई ई इज इक्वल टू, ई का भी मान रख दीजिए चाहे, ई का मान कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है बिंदु आवेश और ये आर दूरी पर एक अन्य बिंदु है पी। तो बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या लगता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये पीछे हम प्रूफ कर भी चुके हैं, तो हमने सीधा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बिंदु आवेश के लिए रख दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या बचा हमारे पास, ए डी ए। अब देखिए ए डी ए का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ए डी ए का मतलब ये है कि जो ये आपका पूरा पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला आपका, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अब ये देखिए गोला ही तो बन रहा है, ये जो गॉसियन पृष्ठ है इससे गोला बन रहा है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे का मान मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, डी ए किसके लिए है, गोले के लिए, इसलिए इसका मान क्या रखेंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी जैसा आकृति होगा उसी का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है, इसका सीधा सा अर्थ यही है। अब देखिए क्या करता है इसमें, 4 पाई से 4 पाई कैंसर और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा फाई ई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ तो बचा क्यू और यहाँ बटे में क्या बचा, तो
तो एप्सिलॉन 0। तो क्या ये गॉस की प्रमेय नहीं है जो हमने ऊपर देखा था? तो इस तरह से ये फार्मूला आप निकाल सकते हैं, इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे आप बॉक्स में बंद कर लीजिए और यही आपकी गॉस की प्रमेय है। इस तरह से हम इसकी उत्पत्ति कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।